छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के यूनिट 5 के नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें से परीक्षा के अंदर प्रश्न बन के आता है, इस टॉपिक में से दो प्रश्न बन के आते हैं, महाद्वीप वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी। दो बड़े प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो पहला देखो, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत प्रवाह सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2-3 बार रिपीटेशन होके बना है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें देखिए, अब इसमें आंसर लेते हैं। आंसर में स्टार्ट करते हैं तो हम अब स्टार्ट करो कि प्रो अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी 1912, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रो अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी 1912 में प्रतिपादन किया था। वेगनर भूतकाल में हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चाहते थे, यानी जलवायु परिवर्तन। यहाँ पे मेन क्या है कि जो भूतकाल में जलवायु परिवर्तन हुआ है, भूतकाल में यानी पहले के टाइम पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उस समस्या का समाधान चाहते थे कौन? वेगनर महोदय। वेगनर का यही था इस सिद्धांत का कि मैं पुरानी जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है उनसे समाधान पालूं। एक ही स्थान पर उन्होंने यह भी देखा कि भूतकाल में जलवायु परिवर्तन का ऐसे प्रमाण मिले हैं भौगोलिक, टाइम पर हर क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। तो एक ही स्थान पर जलवायु में समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। जो भूतकाल में जलवायु परिवर्तन हुए अनेक स्थानों पे एक ही समय में अलग अलग टाइम पर परिवर्तन हुए हैं, वो दो रूपों में हम इनको देख सकते हैं। पहला है जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो तथा स्थल भाग स्थिर रहे हैं, यानी जलवायु कटिबंध प्रदेश है उनका तो स्थानांतरण हुआ है और स्थल भाग क्या रहे हैं? स्थिर रहे हैं। दूसरा है जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है। तो दूसरा टॉपिक है जलवायु कटिबंध स्थिर रहे व स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है। अब यहाँ पे इस सिद्धांत को समझने के लिए दो मुख्य आधार दिए हैं। वेगनर ने इन दो मुख्य आधारों को लिया है कि ये सिद्धांत समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वेगनर ने अपने दूसरे वाले टॉपिक को जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं व स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ, इसी को मेन अपना आधार माना है इस सिद्धांत को समझने के लिए। तो इनको दूसरी जो परिकल्पना थी, इनकी दूसरा जो इस दूसरे विकल्प को अपने सिद्धांत का क्या बनाया है, इन्होंने अपने सिद्धांत का बिल्कुल मेन आधार बनाते हुए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या कहा, समस्त जो महाद्वीप है वो स्थलमंडल का एक भाग था, टोटल स्थलमंडल का एक भाग है। उन्होंने वेगनर ने इसे पेंजिया नाम दिया। पेंजिया सर्वप्रथम इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ वेगनर महोदय बताते हैं, इस पेंजिया के चारों तरफ महासागर से घिरा हुआ बताया। इस पेंजिया को चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ बताया है और इस महासागर से घिरा हुआ बताया और इसके चारों तरफ का जो भाग था वो पेंथालासा कहलाया। पेंथालासा किसने कहा? वेगनर महोदय ने कहा। इस यानी स्थलखंड में क्या था? स्थलखंड को वेगनर ने क्या कहा? पेंजिया कहा, यानी ये पेंजिया नाम था। इस पेंजिया के चारों तरफ महासागर से घिरा हुआ बताया। इस महासागर के जो चारों तरफ स्थान था उसको क्या कहा? पेंथालासा। किसने कहा? पेंथालासा किसने कहा? वेगनर महोदय ने कहा। अब आगे चलकर क्या हुआ, इस पेंजिया का क्या हुआ? विभाजन हुआ, यानी विखंडन हुआ। समय अनुसार इसका विभाजन और कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हुआ पेंजिया का, और विभाजन होकर ये दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, जिसका उत्तरी भाग, उत्तर वाला भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला भाग, दक्षिणी पश्चिम वाला भाग गोडाउन लैंड कहलाया। अब जो अंगारा लैंड भाग था, इस भाग से उत्तरी भाग, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। इस जो अंगारा लैंड वाले भाग से है, दोबारा देखो,
उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये अंगारा लेन से निर्मित हुए बता रहे हैं, जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं, लॉरेशिया। इसके बाद जो दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लेन, इससे अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका बने इस गोंडवाना लेन से। तो ये दो भाग हो गए। अब इन्होंने आगे चल के ये बताया कि पेंजिया की 3 परतें थी। तो 3 परतें कौन कौन सी थी इस पेंजिया की? सियाल, सीमा और नीफे से बना हुआ बताया। अब वेगनर के सिद्धांत का कारण है कार्बोनिफेरस में युग में हुआ और इस युग के प्रारंभ आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हुआ, ये आपको बताया गया। और ये विभाजन होगी एक दूसरे से अलग हो गए। कालांतर में इनके क्रमशः विखंडन और विखंडित भागों से विश्व के पश्चिम की ओर महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति बनी। जो वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति है वो इसके बाद में बनी, फिर भी उनका विखंडन होता गया आगे चल के। वेगनर ने महाद्वीपों की 2 दिशाओं में प्रवाह के लिए अब इसके बाद में कि ये एक दिशा में इधर गए हैं, दूसरी दिशा में इधर गए हैं, यानी 2 दिशाओं में इनका विस्थापन हुआ है। ये वेगनर मोदी ये बताना चाहते हैं। अब वो 2 दिशाओं में विस्थापन निम्न बलों की जिम्मेदारी के कारण हुआ है। अब वो कौन कौन से बल है देखो, एक तो है गुरुत्वाकर्षण और बलवंतशीलता का बल और दूसरा है ज्वारीय बल। तो पहला बल है जो गुरुत्वाकर्षण और बलवंतशीलता का बल है, इसके अनुसार क्या हुआ, भूभागों का प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर हुआ, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। वही दूसरा बल है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल के अनुसार क्या हुआ, प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ है। भूभागों का प्रवाह किधर की ओर हुआ है, पश्चिम की ओर हुआ है, जिससे क्या हुआ है, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका बने हैं। उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। वेगनर के अनुसार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के अलग होने के मध्य स्थान पर क्या बना, अटलांटिक महासागर बना। उत्तरी अमेरिका के और दक्षिणी अमेरिका के मध्य क्या बना, एस की आकृति में अटलांटिक या अंतर महासागर बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ। तथा इसके बाद में अटलांटिक व आर्कटिक के परतक होने पर जिस स्थान को बता था वहां पे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। अब आप इसको साथ साथ में उतार लें या इस डायग्राम को बना लें, क्योंकि मैं कुछ भाग इसमें से मिटा दूंगा। आपको महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति बताने के लिए मैं एक नक्शा लाता हूं और उसमें से बता दिया जाए। इस पेंजिया और अंगारा लेन और गोंडवाना लेन के बाद में महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति का यह स्वरूप निकल गया है। इसमें से इधर देखो, ये वाली जो श्रेणियां हैं और ये वाली पर्वत श्रेणियां हैं और ये वाला भारतीय भाग है और इधर ये पर्वत जो द्वीप समूह है और इधर वाले द्वीप समूह है। तो टोटल ये जो वर्तमान स्वरूप है ये यानी पहाड़ निकल के स्वरूप के रूप में सामने आ रहा है। तो आप इसको आसानी से देख लीजिए। जो टोटल ये गोंडवाना लेन और अंगारा लेन के बाद में धीरे धीरे परिवर्तन यानी विस्थापन हुआ, विस्थापित अपसरण हुआ, तो उसके बाद में ये बनी। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब इस सिद्धांत के हम साथ से इस सिद्धांत के पक्ष के अंदर जो प्रमाण है वो कौन कौन से हैं, इन प्रमाणों को हम निम्न प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। देखो वो कौन कौन से प्रमाण है। पहला जो है भौगोलिक प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण
यहाँ पे मध्य अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर है, ये इधर उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये इधर यूरोप वाला भाग हो गया, ये अफ्रीका वाला। तो इनके मध्य जो अटलांटिक महासागर है, इन दोनों तटों में साम्य अवस्था का मिलाए जा सकते हैं। यानी वेगनर महोदय ने क्या कहा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है अटलांटिक महासागर की, तो इस भाग को और इस भाग को आपस में अगर मिलाया जाए तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये किसने कहा? वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत के अनुसार कहा कि वापस में अगर हम इस टाइम पे भी इनको मिलाएंगे तो ये वापस मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन दोबारा से हो सकता है। दूसरा है, ये तो हो गया साम्य स्थापन। दूसरा है पर्वतों का सहरेखण। यदि विस्थापित महाद्वीपों को सटाकर देखा जाए तो सभी युगों की पर्वतमालाएं सहरेखण काफी समानता दिखेगी। यानी जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, जितनी भी टोटल पर्वतमालाएं विंध्य जो अपने पीर पंजाल श्रेणियां हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है, अन्नामुनि की है, टोटल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां है, पामीर घाट की श्रेणियां है, टोटल जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, इनको आपस में मिलाया जाए तो ये वापस में बिल्कुल एक रूप से सहरेखण का कार्य करेगी। यानी बिल्कुल लाइनों में बिल्कुल एक अंग जैसे पेंजिया में मिली थी वैसे मिल जाएगी वापस। तो इससे फिर इसके बाद में अगला है नवीन मोड़दार पर्वतों का उत्थान। तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वतों का उत्पत्ति। देखो वेगनर ने रॉकीज, एंडीज, आल्प्स एवं हिमालय पर्वतों वाले स्थान पर भूसंयोजन की विद्यमान की कल्पना की कि जल्दी वेगनर ने क्या बताया कि अभी जहां पे पर्वत है उस स्थान पर क्या हुआ है कि पहले भूसंनतियां होगी। यानी भूसंनति क्या होती है? मंदिर से बनी खाई की तरह होती है, यानी एक गड्ढे की तरह होती है। इसमें कालांतर में नदियों द्वारा क्या लाया जाता है? अवसाद, और ये अवसाद लाला की भर देती है, इसकी तली में जमा हो जाता है, नीचे विस्थापन होता है, दबाव लगता है और साइड में से पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी बाहर के ऊपर की तरफ दबाव से इधर खिंचाव होता है, विस्थापन होता है, और विस्थापन से क्या हो जाता है? वापस प्लेटों के जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा विचलन हुआ और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाती है, यानी ज्वालामुखी के रूप में। तो ये हो गया दबाव, ये तलछट जमा हो गई थी, इस तलछट के कारण नीचे दबाव हुआ, दबाव होने के बाद में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसको देख लीजिए आप। इसके बाद में अगला है भूगर्भीय परिमाण। भूगर्भीय परिमाण है तो इसमें पहला है अटलांटिक महासागर के दोनों ओर तटीय शेल श्रृंखला में, यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में ये पश्चिमी तट है और ये उत्तरी पूर्व तट है। इसमें यहाँ की जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, इनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है कि यहाँ पे जो पाई जाती है वही यहाँ पे पाई जाए, वही पदार्थ यहाँ पे चट्टान का। तो इन दोनों में क्या है? समानता पाई जाती है आपस में, ठीक है। तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है इस समानता से कि ये दोनों जो तट है ये आपस में भूतपूर्व काल में कभी न कभी एक जगह हुए जरूर होंगे, या हुए एक ही भाग का हिस्सा होंगे और बाद में टूट के अलग हुए होंगे। इससे ये सिद्ध होता है। इसके बाद में दूसरी है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों का क्रम में, यानी बिल्कुल एक जगह क्रम में पाई जाती है दोनों चट्टानें, बिल्कुल जैसे दोनों को सटा के देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। इसके बाद में देखो अगला भूज्यामितीय परिमाण। भूज्यामितीय परिमाण के आधार पर अध्ययन से प्रमाण मिला है कि ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा की ओर विस्थापित हो रहा है, जो महाद्वीपीय विस्थापन को परिमाणित करता है। यानी ग्रीनलैंड कनाडा की तरफ विस्थापित हो रहा है, जो महाद्वीपीय विस्थापन को
प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि जैविक जो प्रमाण है वो तो अटलांटिक के दोनों चट्टानों पर पाए जाने वाले फॉसिल वनस्पतियों के अवशेष यानी इन वापस चट्टानों में दोनों तरफ दोनों हिस्सों में पाए जाने वाले जो वनस्पति है उसमें भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है इधर और इधर। जितने भी फॉसिल वगैरह है चट्टानों के है वो इधर और इधर दोनों में समानता पाई जाती है। अब इसके बाद में हम भूगणितीय आधार पर देख सकते हैं। भूगणितीय आधार पर क्या देखते हैं कि ग्रीनलैंड निरंतर कनाडा की तरफ 20 मीटर प्रति वर्ष यानी 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है, पर 1930 के बाद में इसके स्तर है कोई खिसकाव के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, यानी एक जगह स्थिर है। 1930 के बाद में वैज्ञानिक ऐसे बताते हैं 1930 से पहले खिसकता था। अब उस टाइम पे जिन भौगोलिक वेताओं ने देखा उनका वर्णन मिलता है, उसी के आधार पर बुक के आधार पर कहा जा सकता है और कोई दूसरा इसका वो नहीं। इसके बाद में ये देखते हैं कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले जो लेमिट छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो छोटे छोटे जीव जंतु अधिक संख्या की ओर पश्चिम की ओर भागते थे। पश्चिम की ओर भागते थे तो भागते भागते वो स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। सागर में जलमग्न हो जाते हैं यानी उनकी आदत पड़ी हुई है। जैसे जैसे वो क्या करते हैं पश्चिम की ओर भागते गए स्थल नहीं मिला, जल मिल गया, उसके अंदर चले जाते थे। तो भूतपूर्व में ऐसा हुआ होगा कि ये एक हिस्से से दूसरे स्थान में जाते थे। जिस प्रकार साइबेरियन सारस वगैरह या दूसरे छोटे छोटे जीव जंतु जो रेंगकर चलने वाले वो एक स्थान से एक तट से दूसरे तट पे जाते हैं। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि किसी न किसी टाइम के अंदर ये दोनों क्या है दोनों एक हुए होंगे, तभी ये जीव जंतु इधर से इधर और इधर से इधर आया जाया करते होंगे। ठीक है, अगला है अब इन दोनों तटों पे क्या होती है एक ग्लोसोप्टिक वनस्पति का भारत व दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाई जाती है, सभी तटों पर पाई जाती है। तो इस तटों पे पाई जाने वाली इस वनस्पति के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि भूतपूर्व में ये एक रहे होंगे, इसलिए दोनों तटों पर यह समानता दिखाई देती है। कार्बोनिफेरस युग में के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना संभव हो सकता है, जबकि अन्य पर नहीं। तो ये दक्षिणी ड्रिबन के पास हुआ होगा, ऐसा मानते हैं कि दोनों तटों का समय स्थापन हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब महाद्वीपों का जो वास्तविक रूप का आपको नक्शे में बता ही दिया है। अब इस सिद्धांत को और समझने के लिए इसमें थोड़ा सा है कि दोनों वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो इन कमियों की बाद में इसको बोलते हैं आलोचनाएं। तो आलोचनाएं हैं, तो फर्स्ट है आलोचना है भौगोलिक आलोचना। फर्स्ट है भौगोलिक आलोचना। भौगोलिक आलोचना में है अटलांटिक तटों में समय स्थापन पर दोषपूर्ण, यानी इन्होंने क्या बोला है कि अटलांटिक जो तट है उन दोनों में दोषपूर्ण है। अब दोषपूर्ण कैसे है कि अटलांटिक के जो दोनों तट है उनको आपस में मिलाया जाता है, इन दोनों तटों को आपस में मिलाया जाता है, तो ये मिल तो जाते हैं आपस में, बट 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। यानी ब्राजील और गिनी तट, यानी ब्राजील और गिनी तट को आपस में मिलाया जाता है, तो 15 डिग्री का अंतर रह जाता है, ये अंतर रह जाता है, तो ये अंतर शेष रह जाता है। इसमें वेगनर मोदी ने इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया कि 15 डिग्री का अंतर के क्या किया, यही रहता है, तो दोनों को मिलाते हैं। इसके बाद मध्य अटलांटिक, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया है, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद में ये कहा गया है कि जो अटलांटिक महासागर है इसके अंदर एक कटक पाया जाता है, यानी जो कटक कहते हैं कि पानी के अंदर कहीं कहीं पे एक बिल्कुल कटक नुमा संरचना पाई जाती है, पर्वत नुमा संरचना पाई जाती है, कहीं कहीं पे दिखाई देती है, उसको कटक कहा जाता है। यानी अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका संरचना यूं है, यूं
फैलाव अंदर बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों तटों को सटाने में अगर इन दोनों को आपस में मिला के देखेंगे तो ये जो अटलांटिक का मध्य कटक है ये मिलने नहीं देगा। इसके बारे में भी वैज्ञानिक ने कोई ठोस नहीं बताया कि अगर नहीं मिलने देगा तो कटक का पहले था या कटक का बाद में निर्माण हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस सिद्धांत की दो प्रक्रियाएं विस्थापन और वलय परस्पर विरोधाभासी है। इसके बाद तीसरी है कि इस सिद्धांत की जो दो मुख्य क्रियाएं हैं, एक तो पहली क्रिया कौन सी है, विस्थापन। पहली क्रिया है विस्थापन और दूसरी है वलन। एक विस्थापन, एक तो बोल रहा है कि वैज्ञानिक जो सियाल रूपी महाद्वीप है जो सीमा पर तैर रहे हैं, तथा दूसरा बोल रहा है कि तलछट के, जबकि दूसरी उन्होंने बताया कि तलछट की जमी के कारण, तलछट जमी के कारण विस्थापन के फलस्वरूप बढ़ते दबाव के कारण वलन बढ़ गया। तो पहला तो क्या बोल रहा है कि महाद्वीपीय सीमा जो सीमा रूपी है वो तैर रहा है, सियाल रूपी महाद्वीप सीमा पर तैर रहा है। और दूसरा क्या बता रहा है उसने कि जबकि दूसरी उन्होंने बताया कि जमी व तलछट की विस्थापन फलस्वरूप दबाव के कारण विस्थापन यानी वलन बढ़ रहे हैं विस्थापन से। तो ये दो चीज परस्पर विरोधाभासी बताइए, कौन सी, विस्थापन और वलन। विस्थापन क्या है, यूं और यूं, ये एक दूसरे पर, और वलन हो जाती है यूं बोर्डदार सरवणियां वलन पर। ठीक है। इसके बाद है भूगर्भिक आलोचना। इसके बाद में है भूगर्भिक आलोचना। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार अटलांटिक तटों पर संरचनात्मक स्तर विन्यास की केवल आंशिक समानताएं हैं, यानी भूगर्भिक में ये बताया कि केवल आंशिक समानताएं हैं दोनों तटों को आपस में मिलाने के लिए। ये कौन सी है, आंशिक समानता मानते हैं। आंशिक समानताएं मानते हैं दोनों तटों को मिलाने। तो ये कोई ठोस नहीं मान रहे हैं इसको, इसलिए इसको भी है। अब है भूगणितीय आलोचना। अब अगली बताते हैं, तीसरी भूगणितीय आलोचना। भूगणितीय आलोचना देखो, भूगणितीय आलोचना के अंदर वेगनर के अनुसार पश्चिम की ओर विस्थापन सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इन्होंने क्या बताया कि भूगणितीय के कारण कि जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। एक तो इन्होंने ये चीज बताई। दूसरी, अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए जितने गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है वर्तमान में वो बहुत ज्यादा, यानी वर्तमान बल की अधिक से बहुत ज्यादा 10 गुना अधिक बल होगा कि अमेरिका को जितना पश्चिम की ओर अभी किस गाने में वर्तमान में जितना बल लगाना पड़ेगा वो उसका 10 गुना अधिक बल होना चाहिए, 10 गुना बल अधिक होना चाहिए, जब जाके अमेरिका इधर खिसकेगा। यानी पहले जितना खिसकाव हुआ था उसका 10 गुना बल अब लगाना पड़ेगा वर्तमान में, जब जाके अमेरिका पश्चिम की तरफ और वापस खिसकेगा। तो इससे ये गति, तो इससे अधिक बल का अनुमान लगाने में गति बाधित हो जाती है। तो ये भी एक आलोचना स्पष्ट नहीं हो पाई। अब जैविक आलोचना है, समकालीन जीवाश्म के प्रमाण आलोचक आंशिक प्रमाण मिलते हैं। जो फॉसिल वगैरह जीवाश्म जैविक वनस्पति मिली है उनको भी आंशिक माना है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं माना गया। इसके बाद में पूरा जलवायु की आलोचना। पूरा जलवायु की आलोचना देखो क्या है, एक वैज्ञानिक के स्टीयर्स वैज्ञानिक ने क्या कहा, स्टीयर्स वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका यूएसए, बोस्टन क्षेत्र जो उस समय भूमध्य रेखा पर था, अलास्का में टाइटल जैसे हिमयुग निक्षेपित पाए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय पुनर्गठन स्थिति द्वारा इंगित विसंगतियों का स्पष्टीकरण वो भी नहीं कर पा रहा। यानी इससे ये है कि पूरा जलवायु जो अफ्रीका यूएसए वाला भाग था वो भी बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा। तो इस सिद्धांत में अनेक कमियां के बावजूद भी इस सिद्धांत को अध्ययन क्यों किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों ये सिद्धांत वो सिद्धांत था, महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि
मंथन हुआ, दो भागों में बटा, अंगारा लेन गोडाउन लेन में बटा। तो इस सिद्धांत की एक खास बात है, इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इसके लिए इसने आधार प्रस्तुत कर दिया। इसने प्लेट विवर्तनी के लिए एक आधार प्रस्तुत कर दिया। किस सिद्धांत ने? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ने। इसलिए इस सिद्धांत को बिल्कुल सटीक और अभी भी पढ़ा जाता है कि यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंटों, ये किस सिद्धांत के लिए आधार बना? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए आधार बना। अब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपको प्लेट वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो उसमें जो वेगनर ने है, एक बार दोबारा बताते हैं। नॉर्मल वेगनर में क्या हुआ था, जो पुरानी जलवायु संबंधी समस्या थी भूतकाल में, उसकी समस्या का समाधान चाहते थे, उन समस्याओं का समाधान चाहते थे और दो स्थितियां हुई थी। तो दूसरी स्थिति को उन्होंने अपने पक्ष में सिद्धांत का आधार बनाया था और आधार बना के उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और देखा कि क्या क्या रिजल्ट मिले हैं और क्या गठित हुआ। अब देखो हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत देखते हैं। दूसरा है, तो प्रश्न नंबर क्या है यहाँ पे? दूसरा 2 नंबर देखो, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत देखो, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का वर्णन ये परीक्षा में पूछा जाता है इस टॉपिक में से। तो हम देखो इस प्लेट विवर्तनी का वर्णन करने के लिए 1960 के दशक में पूरा चुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षण एवं सागर तल प्रसरण संबंधी अनुसंधानों के आधार पर महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन सागर तल प्रसरण के कारण माना जाता है। अब ये दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला है प्लेट विवर्तनी का प्रादुर्भाव, जो सिद्धांत का प्रादुर्भाव दो तथ्यों का आधार पर हुआ। पहला तथ्य है महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना, महाद्वीपीय प्रवाह संकल्पना जो वेगनर ने दिया था। दूसरा है सागर तली के प्रसरण की संकल्पना, जो हेरियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हेरियस ने 1960 में प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार ये बताया जाता है। तो आप इसको लिख लो, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में प्लेट शब्द, जो प्लेट विवर्तनी शब्द है वो मॉर्गन ने दिया था, और प्लेट विवर्तनी शब्द मॉर्गन ने दिया था सर्वप्रथम, ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्लेट जो शब्द है वो सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने, प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया था। टूजो विल्सन ने दिया था। अब इसके अनुसार पृथ्वी की बाह्य परत के लिए किया गया है। इस प्लेट का मतलब है कि पृथ्वी की बाह्य प्लेट से टूजो विल्सन ने किया है। इसके आधार पर देखो, यह परत कास्ट व मेटल की बनी होती है जो स्थलमंडल है, और इसकी गहराई जो होती है वो 100 मीटर तक पाई जाती है या मानते हैं इस स्थल भाग पर, और महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों भागों में इसकी 100 मीटर है, 100 किमी तक मानते हैं। 100 मीटर नहीं 100 किमी तक मानते हैं। यह इसकी आकृति जो उल्टी सूप है, सूप की प्लेट उसकी तरह मानते हैं। इसके अनुसार हम इस सिद्धांत के समस्त स्थलमंडल को 6 बड़ी प्लेटों और 20 मुख्य जो गौण प्लेटें होती हैं उनके अनुसार बांटा गया है। ये प्लेटें निर्बल तापमंडल के अनुसार ये बताया जाता है कि एक दूसरे से गतिशील, अपसरित और अभिसरित, अपसरित और अभिसरित होती हुई, रगड़ खाती हुई एक दूसरे से अलग होती है, और जिसके कारण भूकंप
में ज्वालामुखी एवं गर्त जैसी विवर्तनीय क्रियाएं होती है। प्लेटों की संपूर्ण गतिक्रम की जो क्रिया होती है इसे ही हम प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहते हैं या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट पर अब देखो विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 6 मुखी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो इनके नाम इस प्रकार हैं। देखो पहली प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन पर्वत यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये तो प्रथम प्लेट हो गई। सेकंड प्लेट है यूरेशियन प्लेट, दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। तीसरी प्लेट है अफ्रीकी प्लेट, तीसरी प्लेट है अफ्रीकी प्लेट। चौथी प्लेट है अमेरिकी प्लेट, पांचवी प्लेट है प्रशांत प्लेट और छठी प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। वापस देख लीजिए प्लेटों का नाम। पहली प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अफ्रीकी प्लेट, चौथी है अमेरिकी प्लेट, पांचवी है प्रशांत प्लेट, छठी है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये 6 मुख्य प्लेटें हो गई। अब हम पहली प्लेट का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। देखो पहली प्लेट है, इस प्लेट के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, इस पहली जो प्लेट है इसके अंदर भारतीय उपमहाद्वीप तथा वह ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय परपट्टी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी परपट्टी को शामिल किया गया है इस प्लेट के अंदर, किसमें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर। दूसरा है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में यह प्लेट अधिकांश महाद्वीपीय परपट्टी में निर्मित है। यह प्लेट पश्चिम में अटलांटिक तथा दक्षिण में आल्पस हिमालय पर्वतीय में क्रमशः द्वीपीय चापों तक विस्तृत फैली हुई है। तो दूसरी है यूरेशियन प्लेट। तीसरी है अफ्रीकन प्लेट। यह एक मिश्रित प्लेट है जो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है। इसका विस्तार पूर्व में दक्षिण भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में मध्य अंटार्कटिक तट और उत्तर में यूरेशियन प्लेट तक है। अगली है अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी प्लेट, इसके अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका दोनों को सम्मिलित किया गया है तथा पश्चिम से पश्चिम की तरफ अभिसरण और पूर्व की तरफ अपसरित हो रही है। तो इससे ये दोनों गतिमान है। ये गतिमान इनके दोनों किनारे हैं, इसलिए हैं कि यहाँ पे पूर्व में जो प्लेट विवर्तनीय हलचलें होती थी इस पे। अब है अगला प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट यह पूर्वी प्रशांत घटक से दक्षिणी की ओर से संपूर्ण प्रशांत की ओर फैली हुई है प्लेट महासागरीय से निर्मित बताई गई है। अब है अगला है अटलांटिक प्लेट। अटलांटिक प्लेट का अधिकांश भाग हिमाच्छादित बताया गया है। जो अटलांटिक प्लेट है उसका अधिकांश भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से जमी हुई बताया गया है तथा इसके चारों तरफ मध्य महासागरीय घटक तक यह विस्तृत बताई गई है। अब है, ये तो हो गई 6 प्लेटें आपके सामने। अब इसके बाद में इन प्लेटों के प्रकार आ जाते हैं कि प्लेट कितने प्रकार की होती है। तो प्लेटें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि प्लेट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी प्लेट होती है वो निम्न है। देखो पहली प्लेट होती है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, तीसरी होती है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। यानी जिस प्लेट का संपूर्ण अधिकांश भाग स्थलीय है वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है और जिस प्लेट का संपूर्ण अधिकांश भाग महासागरीय तली के अंतर्गत आता है यानी समुद्री तली के अंतर्गत आता है उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। और इन दोनों में महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल भाग और महासागरीय भाग, इन दोनों की स्थिति से बनी होती है उसे महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट कहते हैं। महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट कहते हैं यानी दोनों कॉमन। तो ये होगी आपकी प्लेटों के 3 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद में हम इस सिद्धांत को आगे लेके चलते हैं और इस सिद्धांत का है प्लेटों के किनारे। प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के हैं। अब प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के हैं। देखो प्लेट के किनारे भूगर्भ की सभी विवर्तनीय क्रियाएं इन प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती है। यानी भूगर्भ में जो होने वाली सभी जो भूगर्भीय क्रियाएं हैं वो इन प्लेटों के किनारों पर ही संपन्न होती है। और ये किनारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा होता है विनाशात्मक किनारा, तीसरा होता है संरक्षित किनारा। अब देखो इसके अंदर पहला है रचनात्मक प्लेट किनारा। इस किनारों पर सहारे 2 प्लेट
यानी ये क्या है, अपसरण की क्रिया है। दोनों प्लेटों में अपसरण होगा और बीच में रिक्तस्थान होगा। रिक्तस्थान में क्या होगा, लावा बाहर निकलेगा। ये ज्वालामुखी का क्या है, लावा निकलेगा बाहर रिक्तस्थान पे। यानी दो प्लेटें इधर किसकी, इधर गई और इधर गई। ये क्या है, दोनों प्लेटों का आपस में अपसरण है। और अपसरण से क्या हुआ, इसलिए इसे ये अपसरण हुआ और यहाँ पे लावा बाहर निकला और ये क्या बन गया, यहाँ पे रचना बन गई। क्या बन गई, रचना बन गई। और रचना बनने से इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट। अब दूसरी देखो, विनाशात्मक किनारा। दूसरा है विनाशात्मक किनारा। इसमें क्या होता है, दो प्लेटों को आपस में अभिसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण होता है। अभिसरण में क्या होता है, एक प्लेट का किनारा दूसरी प्लेट के किनारे के ऊपर चढ़ जाता है। एक प्लेट का किनारा दूसरी प्लेट के किनारे के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने से अवतलन हो जाता है। यानी इसके दबाव से अवतलन होता है नीचे। अवतलन होने के बाद क्या होता है कि ये नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठने से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघल जाने पे वापस क्या होता है, तो विनाश हो जाता है। यहाँ पे यानी इस जो ये प्लेट का किनारा है, इसका विनाश होना ही क्या कहलाता है, विनाशात्मक किनारा कहलाता है। यानी अपसरित भाग से। तो आप साथ साथ देख लीजिए कि विनाशात्मक किनारा, यह पिघला पदार्थ पुनः कमजोर बहुपदल से बाहर, ये पिघला हुआ वापस कमजोर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। अब है इसके अलावा तीसरा है, वो है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा देखो, संरक्षी किनारे में क्या होता है, संरक्षी किनारे में इन किनारों के सारे दो प्लेटें आपस में क्या करती है, रगड़ खाती है। दो प्लेटें क्या करती है, रगड़ खाती रहती है। ना तो घर्षण क्रिया, यानी ना तो अपसरण होता है और ना वो बिल्कुल दूर जाती है। वो आपस में क्या करती है, प्लेटों का न तो प्लेट का सरण होता है, न ही सर्जन होता है, केवल रूपांतरित ब्रंश का। इसमें क्या होता है, रूपांतरित ब्रंश का निर्माण होता है। रूपांतरण ब्रंश का निर्माण होता है, जैसे अमेरिका में सेंट एंड्रयू ब्रंश का निर्माण हुआ था। अब है प्लेटों के गति के कारण देखते हैं। प्लेटों की गति के कारण अगला है, प्लेटों पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर स्थित रेडियोधर्मी से उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठकर प्लेटों की गति करती है। यानी प्लेटों की जो गति है वो किस कारण होती है, वो देखो, पृथ्वी में स्थित रेडियोधर्मी से उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठकर प्लेटों की गति करती है। तो ये प्लेटों की गति का कारण था। जो मुख्य गतिविधियां हैं वह संवहन तरंगें ही मुख्य गतिविधियां हैं यहाँ की, यानी संवहन तरंगें ही ऊपर उठती है और प्लेटों को गति करवाती है। अब है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के साक्ष्य, यानी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन क्या आधार पर देखो। पहला है सागर नित्तलन प्रसरण, पहला है सागर नित्तलन प्रसरण साक्ष्य। पहला है सागर नित्तल प्रसरण। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। तीसरा है दरारी घाटियों का चौड़ा होना। पहला ही देख लेते हैं पहले, दरारी घाटियों का चौड़ा होना। तो पहला देखते हैं सागर नित्तलन प्रसरण। ये मिटा देते हैं, या आपने देख लिया होगा। पहला है सागर नित्तल प्रसरण। इसमें क्या होता है, आपसी पार्श्व पर दो प्लेटें विपरीत दिशा से प्रवाह से रिक्त स्थान बनते हैं। वही बताया कि पार्श्व दोनों तरफ वापस क्या करेगी, रिक्त स्थान पर होगी और बीच में क्या बना, रिक्त स्थान बनेगा। और रिक्त स्थान में जो संवहन क्रिया द्वारा मैग्मा ऊपर उठता है, ये कौन सी संवहन क्रिया होगी और इससे क्या होगा, मैग्मा ऊपर उठेगा। मैग्मा ऊपर उठता है
और मैग्मा ऊपर उठने से अलग जो नई जो रचना बनती है, वो नई रचना बनती है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक दोनों ओर से, यानी यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जो इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला के और इधर पश्चिमी वाला बीच में जो मध्य अटलांटिक बना, जो कटक बना, इसका उदाहरण ले सकते हैं। ये कटक बना है मध्य अटलांटिक, जो ये पट्टिका निर्माण किया है। अब दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन जो स्थिति है अगली, उसके बारे में देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन क्या है? पूरा चुंबकीय जो सागर तलीय प्रसरण के भाग है उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया था कि एक पेंजिया था, वो कालांतर में दो भागों में विखंडन हुआ और दो भागों में विखंडन के बाद जिसका विभंजन हुआ वो अंगारालैंड और गोंडवाना में बटा। फिर जो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति है, जो आपको नक्शे में बताया गया था कि टोटल जितने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सारे वर्तमान स्थिति में स्थापित हो चुके थे। इसके बाद में तीसरा है दरारी घाटियों का चौड़ा होना। अब दरारी घाटियों का चौड़ा होना, इसमें अंदर ये बताया गया है कि जो वर्तमान में जिस प्रकार से जो मध्य अटलांटिक जो महासागर था, इसके दोनों तट थे, वो एक इस पश्चिम की ओर और इधर उत्तर पूर्व की ओर खिसका हुआ था, तो धीरे धीरे हमेशा दरारी घाटी चौड़ी होती गई समय अनुसार। अब इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं अपन, लाल सागर की खाड़ी, या जो लाल सागर खाड़ी जो धीरे धीरे क्या जिन महासागरों को जो आपस में खुलती रहती है और बंद होती रहती है, तो रूम सागर बंद महासागर का उदाहरण दे सकते हैं, या एक कैलिफोर्निया की खाड़ी देख सकते हैं। अब इस सिद्धांत के अलावा अन्य प्रभाव भी इसके अंदर आए हैं। वो अन्य प्रभाव हम प्लेट विवर्तन के कारण जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, वो इस प्रकार के प्रभाव है वो देख सकते हैं। तो इस जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तन का, ये सिद्धांत आगे चलकर जो पृथ्वी की जो भूगर्भ की स्थिति है उसके जो पेंजिया वाला जो पेंथालासा था उसका विखंडन हुआ और इन सब के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। इसके बाद में अपने पास बिग बैंग थ्योरी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बहुत ज्यादा स्पष्ट करने के लिए आई थी, तो हम आज इस सिद्धांत को यहाँ पे स्पष्टीकरण समाप्त करते हैं। तो आपको धन्यवाद।